माय नेम इज अंकित कुमार। आज हम न्यूज इन डेप्थ में बात करने वाले हैं कि रिसेंटली क्या हुआ। कल हमने ये देखा कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने आरबीआई को ये बोला है कि एक 10 साल की नई स्ट्रेटजी बनाओ और इसके अंदर आपको क्या करना है कि जो हमारा जो रुपीज है, हमारा जो इंडिया का करेंसी है, इसको ग्लोबल करेंसी बनाना है और आपको इसके लिए 100 दिन का टाइम मिल रहा है। इन्होंने साफ साफ बोला है कि देखो, जब तक मैं आऊंगा तो मैं ही फिर से इलेक्ट हो गया, तो जब तक मैं इलेक्ट होके दोबारा नहीं आ जाता हूं तो आपके बीच आपके पास 100 दिन का टाइम बचा हुआ है और इस 100 डेज में आप क्या करो कि 10 साल का स्ट्रेटजी बना लो और उसके बाद हम ये देखेंगे कि हम कैसे इंडियन करेंसी को ग्लोबल करेंसी बनाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे न्यूज वाले कटआउट पे देख रहे हो कि पीएम मोदी आस्क्ड आरबीआई टू प्रिपेयर 10-year स्ट्रेटजी फॉर ग्लोबल एक्सेप्टेंस ऑफ इंडियन रुपीज। अब देखो, ये जरूरी क्यों हो गया है, क्योंकि आपको पता है कि हमारी इंडिया की जो इकोनॉमी है सबसे लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, बहुत ज्यादा बूम हो रहा है हमारी इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर और अब चाहते हैं हम कि हमारी करेंसी को भी एक वैल्यू मिले। कब तक हम इस डॉलर की मोनोपोली को देखते रहेंगे? तो इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने एक नया इनिशिएटिव लिया है। अब क्या है न्यूज में, एक बार हम देखते हैं। तो पीएम मोदी ने कॉल किया है कि इंटरनेशनलाइजेशन करना है किसका, इंडियन रुपीज का। मंडे को पीएम मोदी ने बोला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कि आपको 10 साल के लिए स्ट्रेटजी प्रिपेयर करना है जिसके अंदर आपको ये चीज दिखाना है कि ग्लोबली जो है हमारी इंडियन करेंसी को एक्सेप्ट किया जाए। ठीक है, एंड मीट द क्रेडिट नीड ऑफ एवरी सेगमेंट ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमी पर्टिकुलरली इन यूथ। और एक चीज और बोला गया। सबसे पहले तो बोला गया कि आपको स्ट्रेटजी बनानी है 10 साल के अंदर डिजिटल करेंसी का, और सेकंड क्या है इसके अंदर कि क्रेडिट नीड के बारे में बोला गया है। इसमें ये बोला गया है कि चाहे वो छोटे लोग हो, बड़े लोग हो, छोटे स्केल पे हमें जो लोन प्रोवाइड करते हैं या बड़े स्केल पे लोन प्रोवाइड करते हैं, उन सबको लोन आसानी से मिल जाए ताकि बहुत सारे स्टार्टअप्स इंडिया के अंदर ओपन हो सके और एक यूथ के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके। अब देखते हैं आरबीआई को लेके कि देखो रिसेंटली क्या हुआ है कि आरबीआई के 90 साल पूरे हो गए। 1 अप्रैल 2024 को भी 90 इयर्स का हमारा आरबीआई हो गया। आरबीआई का जो फॉर्मेशन हुआ था वो 1934 के अंदर आपको देखने को मिला था। ठीक है, और 1 अप्रैल 1935 से आरबीआई जो है ये इन फोर्स आ गई थी और ये जो है ये हमारा सेंट्रल बैंक का काम करती है। पिछले 90 साल से जो ये हमारे इंडिया के अंदर सेंट्रल बैंक का काम कर रहे। देखो, आरबीआई का काम जो है ना, बहुत सारे आरबीआई के पास काम है, जैसे फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करना, मॉनेटरी पॉलिसीज बनाना। तो ये सब कुछ काम है जो आरबीआई को इंडिया के अंदर करने होते हैं। अब अर्ली ईयर्स एक बार हिस्ट्री देख लेते हैं आरबीआई का। क्या अर्ली ईयर्स क्या था? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मार्च 1934 में क्या हुआ था कि आरबीआई को सेटअप किया गया था। सबसे पहले आरबीआई का जो सेटअप है वो मार्च 1934 में किया गया था और उसके बाद फाइनली जो है 1 जनवरी 1935 को लोकल बोर्ड के अंदर इसको ऑपरेट कर दिया गया था और इसको नेशनल लेवल पे अगर हम बात किया जाए तो 1 अप्रैल 1935 से ये नेशनल लेवल पे काम करने लगा था। ठीक है, अब जब पार्टीशन हुआ, अब आपको ये लगेगा कि ये तो 1935 में बना था, तो पार्टीशन के बाद फिर पाकिस्तान इंडिया अलग हो गया। तो देखो, पार्टीशन के बाद जो हमने एक चीज देखा था ना, जो हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो हमारी, तो वो क्या हो गई, वो कमर्शियल बैंक बन गई। और पाकिस्तान में क्या हुआ कि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसको इन्होंने सेंट्रल बैंक बना दिया, जैसे कि सेम हमारे इंडिया में आरबीआई का काम करता है। ठीक है, The RBI's relationship with the government has been testy at times. ठीक है, उस समय के हिसाब से तो काफी सही था, but the bank has been steadfast in defending its turf where the government had tried to interfere. बात तो देखो बिल्कुल सही है। क्या हो रहा है कि आरबीआई के साथ, अब देखो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात होती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात होती है, तो आरबीआई के पास बहुत सारे काम से, जैसे उसको फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करना है, इन्फ्लेशन टारगेट करनी होती है, बहुत सारी चीजें इसको करनी है, मॉनेटरी पॉलिसी बनी है। अगर गवर्नमेंट इंटरफेयर करती रहेगी कंटिन्यू इसके अंदर, तो कहीं ना कहीं आरबीआई के ऊपर जो है वो इस पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से आरबीआई सही से काम नहीं कर पाएगा। तो आपको कहीं ना कहीं आरबीआई को कुछ हद तक एक फ्री हैंड देना पड़ेगा ताकि वहां पे जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं
वो एक पॉलिसी बना सके जिससे इंडिया के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म आपको देखने को मिले। अब देखते हैं कि देखो इंडिया ने बहुत सारी चीजें फेस की है पास्ट में, और इंडिया के साथ साथ चूंकि बैंकिंग सिस्टम की बात है, फाइनेंस की बात है, तो आरबीआई ने भी बहुत सारी चीजें फेस की पास्ट में। आपको याद होगा 1991 में क्या हुआ था। 1991 में हमारी ये कंडीशन हो गई थी, हम एक क्राइसिस में आ गए थे। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं वो इतना ज्यादा निगेटिव हो गया था हमारे पास कि सिर्फ 1 बिग का हमारे पास करेंसी बची थी जिससे हम डील कर सकते थे इंटरनेशनल मार्केट में। उस समय आपको देखने को मिलेंगे मनमोहन सिंह जो आते हैं इंडिया के अंदर, और एक एलपीजी रिफॉर्म की बात करेंगे। नरसिम्हा राव की सरकार होती है और एलपीजी रिफॉर्म की बात होगी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। और इस रिफॉर्म के अंदर हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास सोना पड़ा हुआ था हमारे देश के पास, इस सोना को लेके जाएंगे, इस गोल्ड को लेके, जो हमारे उस समय के मनमोहन सिंह जी थे वो लेके जाते हैं ब्रिटेन, और इंपीरियल बैंक ऑफ ब्रिटेन के अंदर उस गोल्ड को जमा करके वहां से पैसा लाते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि एलपीजी रिफॉर्म स्टार्ट होता है। कई बार हम इंडियन करेंसी को डिवैल्यूट करते हैं। तो देखो यही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है कि 1990 के आसपास जो है ना, ऑयल प्राइस सडनली इंक्रीज हो गई। अब जो ये क्रूड ऑयल्स की प्राइस इंक्रीज हुए तो इससे क्या हो गया कि जो परचेसिंग पावर थी हमारी इंडियन करेंसी की वो कम हो गई। अब जब परचेसिंग पावर कम हो गई तो हम कम परचेस कर पा रहे थे। इस वजह से क्या हो गया कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गया। उस समय मनमोहन सिंह जी के कहने पर आरबीआई ने 46 टन ऑफ गोल्ड, 46 टन गोल्ड, एक टन में देखो 1000 केजी होता है, मतलब 46,000 केजी जो गोल्ड है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंग्लैंड को दिया। मतलब इसको इंपीरियल बैंक ऑफ इंग्लैंड कह लीजिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंग्लैंड कह लीजिए। इसको यहाँ पे जाके इन्होंने ये पैसे गोल्ड को गिरवी रखा और यहाँ से पैसे लेके आते हैं मनमोहन सिंह। उसके बाद जो है हमारे देश में आपको ये देखने को मिलता है कि दोबारा हम फिर ट्रैक पे आते हैं, और ये वही टाइम है जबकि हमें 2 बार कंटिन्यूसली हमारी जो 3 दिन के अंदर 2 बार हमारी करेंसी को डिवैल्यूट करना पड़ा था। पहले दिन हमने 9% डिवैल्यूट किया एंड सेकेंड डे जो था हमने 10% डिवैल्यूट किया। और ये सब का सब जो रीजन है ना, ये सब की सब जो वजह है इसको डिवैल्यूट करने का, वो सबसे बड़ा रीजन है कि जो एक मार्केट में मोनोपोली बनी हुई थी उसकी अमेरिकन डॉलर की, तो इसकी वजह से हमें बार बार डिवैल्यूट करना पड़ा अपने करेंसी को। इसके बाद देखो आरबीआई ने 1991 के बाद जब देश संभला तो 2008 में फिर से क्राइसिस आ गई। 2008 में पूरे दुनिया में रिसेशन छाया, और हालांकि देखो जब पूरे दुनिया में रिसेशन छा रहे थे तो उस समय जो गवर्नर थे वाईवी रेड्डी, इन्होंने क्या किया था कि कैपिटल इनफ्लो था उसको बढ़ाने के ऊपर प्रमोट किया और आउटफ्लो को बंद किया, और इसकी वजह से जो हमारे इकोनॉमी में एक रैपिड ग्रोथ देखने को मिला 2008 के बाद, और हम दोबारा से ट्रैक पे आ गए। इसके बाद हम अगेन देखते हैं कि कोविड पेंडेमिक के टाइम पे भी आरबीआई को बहुत सारी चीजों से जूझना पड़ा था। देखो अगर आरबीआई के पास बहुत सारा बर्डन होता है, उनको पूरी की पूरी देश की इकोनॉमी को देखना होता है। फाइनेंस मिनिस्ट्री या जो पीएमओ ऑफिस में बैठे हुए लोग हैं वो एक डायरेक्शन फॉलो करते हैं, लेकिन आरबीआई का ही काम होता है कि ग्रोथ रेट को मेंटेन करना, आरबीआई का ही काम होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। तो आरबीआई के पास ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखो however the liberal policy led to a spike in inflation, forcing the RBI to raise rate by 250 bps in 6.5% now। अब इन्फ्लेशन देखो बढ़ता जा रहा है, आरबीआई चाह के भी फिलहाल जो है कोशिश किया जा रहा है लेकिन कंट्रोल हम थोड़ा सा कर नहीं पा रहे, इस वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। अब जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो रिवर्स रेपो रेट जो है जिससे हम लिक्विडिटी को कम करते हैं, तो आरबीआई को क्या करना पड़ रहा है, उसको भी बढ़ाना पड़ रहा है। साथ ही साथ हमने क्या देखा कि आरबीआई ने यूपीआई रिवॉल्यूशन लेके आई आरबीआई बैंकिंग सिस्टम में। अब देखो ये यूपीआई रिवॉल्यूशन जो है ये सिर्फ इंडिया नहीं, वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्री ने, देखो इंक्लूडिंग नेपाल, भूटान और मिडिल ईस्ट की भी कुछ कंट्री जिन्होंने यूपीआई को वहां पे लीगल माना है और उससे पेमेंट वो लेने लगे हैं। तो जब इतना सारा चीज हो रहा है, हमारे यूपीआई को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिल रहा है, तो हमारे इंडियन करेंसीज को भी तो रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। तो यही वजह है कि पीएम मोदी ने आरबीआई को ये बोला है अभी कि देखिए
हम जो है अभी जो इलेक्शन होने वाला है तो आऊंगा तो चुन के मैं ही, देखो कॉन्फिडेंस मोदी जी का, इन्होंने पहले ही बोल दिया देखो आऊंगा तो मैं ही चुन के। और अभी जो आपको 100 दिन का टाइम मिला है, इस 100 दिन में आप आउट ऑफ बॉक्स जाके सोचिए कि आपको क्या चीजें करनी पड़ेगी मॉनेटरी मैनेजमेंट के ऊपर, कि जो इंडिया की जो करेंसी है इसको हम एक ग्लोबल करेंसी के बना सके, ठीक है। He referring to the 1 lakh crore research fund announced in the interim budget of innovation। देखो इन्होंने ये भी बोला है कि जो 1 लाख करोड़ का हमने इंतरिम बजट यहाँ पे पास किया है, इंतरिम बजट के अंदर रिसर्च फंड के ऊपर पास किया है, ये इजीली क्रेडिट होनी चाहिए। मतलब जो लोग लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको इजीली आप लोन प्रोवाइड करवाओ, ताकि वो क्या है कि रिसर्च इनोवेशन कर सके, ताकि थोड़ा सा हमारा मेक इन इंडिया का जो सपना है वो थोड़ा सा अभी आधा अधूरा सपना चल रहा है, हम फेल हो गए मेक इन इंडिया वाले स्कीम में। तो मोदी जी चाहते हैं कि इसको दोबारा से प्रमोट किया जाए, ताकि आगे चल के जो है एम्प्लॉयमेंट के लिए हमें भटकना ना पड़े, एम्प्लॉयमेंट के बहुत सारे रास्ते जनरेट हो जाए। अब देखो इसके अंदर चैलेंजेस क्या होने वाले हैं, तो चैलेंजेस एक बार हम पहले देख लेते हैं इसके अंदर के। तो चैलेंजेस क्या होंगे, तो पीएम मोदी ने क्या कहा है, the sector and its regulator about emerging challenges such as artificial intelligence and blockchain that have changed the way banking is done। अब देखो चैलेंजेस में क्या बोला गया है कि जो बैंकिंग सेक्टर में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आ गई है, तो इससे बहुत सारी चीजें हो गई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से आप देख रहे हो जॉबें जा रही है, ये क्या कर रहा है, ये स्ट्रेस एक पैदा कर रहा है। दूसरा क्या है कि साइबर सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ा इशू हो गया है। हमने अभी देखा था कि बहुत सारे जो इंडियंस हैं उसको डेट रेप के अंदर फंसाया जा रहा है, ये हमने कल वाले को सेशन में ही डिस्कस किया था। तो ये सारे कुछ चैलेंजेस हैं। और अगर वे फॉरवर्ड की बात करें तो देखो मोदी जी ने डायरेक्ट बोला है कि देखो रिसेंटली क्या हुआ है कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट थे इनमें गिरावट हुई है। अगर हम देखें तो 2018 में जहां वो 11% था वो 2023 में घट के 3% हो गए। साथ साथ बहुत सारी कंट्री हमारी यूपीआई को भी प्रमोट कर रही है। इसके साथ साथ जो फाइनेंशियल इंक्लूजन की अगर हम बात करें तो देखो जो डिजिटल पेमेंट हमने किया है, तो 2017-18 में हमने 2071 करोड़ का डिजिटल ट्रांजैक्शन किया, वो बढ़ के देखो 2022-23 में 13,462 करोड़ हो गया, करीब करीब 6 टाइम्स यहाँ पे देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं ये चीज हमें दिख रही है कि जो चीज हम कर रहे हैं, हमारी करेंसी जो है भले थोड़ा सा अभी मार्केट अप डाउन होता रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं इंडियन करेंसी रुपीज को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, हमारे पेमेंट सिस्टम यूपीआई को भी रिकॉग्नाइज किया जा रहा है वर्ल्ड वाइड। तो नरेंद्र मोदी जी यही चाहते हैं कि जो हमारी इंडियन की करेंसी है, इंडिया की रुपीज, उसे हम अब डिजिटल करेंसी बना दे, इसे हम एक ग्लोबल करेंसी, देखो डिजिटल करेंसी बनाने के लिए भी बहुत सारे स्कीम्स चलाए गए। अब चाहते हैं मोदी जी की इसको हम एक ग्लोबल करेंसी बना दे, और जो ट्रेड हम करते हैं वो भी हम इंडियन करेंसी में करें। साथ साथ जो हम लोन्स प्रोवाइड करते हैं, देखो लोन्स में सिर्फ ये नहीं कि यूथ को लोन देने की बात की गई, नहीं, जो लोन्स हम बाकी बाहर के देशों को भी अगर दे रहे हैं, सपोज करो कि अगर हम श्रीलंका को कुछ लोन दे रहे हैं या बांग्लादेश को अगर हम लोन प्रोवाइड करेंगे, तो वो लोन भी हम इंडियन रुपीज में देंगे, ताकि एक इंटरनेशनल मार्केट में हमारे इंडियन रुपीज को क्या हो कि थोड़ा सा इसका वैल्यू बढ़े। तो ये था आज का आपका सेशन। आई होप आपको क्लियर समझ आ गया होगा कि आखिर प्राइम मिनिस्टर मोदी इतना फोर्स क्यों कर रहे हैं, इतने जोर क्यों डाल रहे हैं कि हमारी इंडिया की करेंसी को डिजिटल करेंसी बनाने के लिए इतनी मुहिम क्यों चलाई जा रही है। तो मिलते हैं अगले सेशन में।